हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट, वो भी किसका, तो ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है जिसका चैप्टर 2 है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर का वन शॉट करवाने वाले हैं, यानी इस क्लास में आज बतलाने वाले हैं पूरे चैप्टर के थ्योरी को एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, यानी इसको रिवीजन भी बोल सकते हैं। आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, यदि आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो इस चैप्टर का जो है से पूरा थ्योरी आपको है ना रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास के साथ। तो आज की क्लास में जो टॉपिक आया है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी मींस वर्क डन, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी एक सिस्टम बनाया जाता है किसका, चार्ज को। तो एक जगह पे चार्ज को लाया जाता है, लाने के बाद एक सिस्टम बनाई जाती है। तो बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है, और जितना वर्क डन करेगा वही उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। यानी जितना जो वर्क किया, जितना उसकी जो कैपेसिटी थी, वही वहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इसीलिए बोला गया था टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द charge of the system of charge from infinity to the present configuration without undergoing any acceleration is called electrostatic potential energy। देखिए एक Q1 चार्ज है, इसके बगल में एक Q2 चार्ज को लाया जा रहा है। तो Q1 क्या कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था, अपोज कर रहा था कि तुम मेरे पास नहीं आओ, क्योंकि रिपल्सन हो रही थी। लेकिन एजेंट ने फिर भी ला करके रखा, यानी एजेंट ने वर्क डन किया। -Q1 है और -Q2 है, दोनों से एक सिस्टम बना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर रिपेल करके दूर भगाना चाहता है, या तो नजदीक लाने के समय आना नहीं चाह रहा था। तो ये क्या होगा, वर्क डन किया एजेंट। तो ये हो गया। तो यदि लाइक चार्ज रहेगा तो ये सिस्टम बनेगी 2 पॉइंट चार्ज से। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर होगी। इस केस में आर यदि इंक्रीज करेगा तो यू डिक्रीज करेगा, आर डिक्रीज करेगा तो यू इंक्रीज करेगा। और यदि बहुत सारे चार्ज रहेगा तो पेयर बनाएंगे, है ना, दो दो का, और जितना पेयर बनेगा उतना का निकाल करके पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देगा। फॉर अनलाइक चार्ज, अनलाइक रहेगा तो देखिए यहां पे रखना, एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगी और काफी सट जाएगी। तो यहां पर भी वर्क डन करना पड़ता है। तो U इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। लाइक रहेगा तो पॉजिटिव होगी, अनलाइक रहेगी तो नेगेटिव होगी। इस केस में R को इंक्रीज करोगे तो U भी इंक्रीज करेगा, R को डिक्रीज करोगे तो U भी क्या करेगा, यहां पर डिक्रीज करेगा। ये हो गया। अब देखिए सिस्टम बनाते, जैसे देखो एक Q1 चार्ज है और R डिस्टेंस पे Q2 चार्ज को रखना है। तो पहले कहां पर था ये मालूम है, तो इन्फिनिटी से लाना है। लाते 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 किसी टाइम यहां पे आए। अब जब आया तो ये जो Q1 है, Q2 को इधर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। अच्छा, अब उसको लाना है R डिस्टेंस पे, तो लाएगा कौन, एजेंट। एजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का निगेटिव होगा एजेंट का फोर्स, यानी एजेंट का फोर्स -1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो छोटा सा डिस्प्लेस किया मैंने, छोटा सा डिस्प्लेस किया कितना, dx। तो वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन बाई एजेंट फॉर dx पार्ट। तो dWA FA dx हो जाएगी, dWA। तो माइनस यहां पर एजेंट वाला फोर्स रखेंगे, और ये देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बड़ा सा वर्क के लिए। चलिए ये तो हो गया 1/x², एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा पावर, और ये हो जाएगा -2 पावर है तो इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर ऐड करके डिवाइड कर दो, इतना आ जाएगा। अब इसको इधर लाइए,
तो बाहर आएगा -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी WA इज इक्वल टू प्लस में जाएगा और A आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा Q1 Q2 और A आ जाएगा 1/x इंफिनिटी टू R आएगा। तो W एजेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, देखिए R हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/r माइनस 1/इंफिनिटी करेंगे तो 1/इंफिनिटी तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, R होगा और यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी U इज इक्वल टू W एजेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी देखिए ये जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है जो ए पॉइंट है और इस पॉइंट पे क्या किया गया, इधर से चार्ज को लाया जा रहा है और जैसे ही लाएंगे तो लाने में जितना वर्क होगा, तो देखो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई इलेक्ट्रिक चार्ज होगी जो V इज इक्वल टू W बाई Q। ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि वर्क स्केलर चार्ज स्केलर, तो स्केलर हो गया। देखो ऐसा यूनिट जूल पर कूलम जिसको वोल्ट बोलते हैं और ये क्या होता है, वोल्ट होता है और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ये होता है 1 जूल और बाई कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां से आता है इसकी क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालो, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट हुआ, तो W का क्या आएगा, ml2 T पर पावर -2, चार्ज का क्या आएगा, AT आएगा, ऊपर लेकर चले जाओ तो ml2 T पे पावर -3 और A पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन। अब देखिए आगे बढ़ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आता है, यानी देखिए ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना, तो इस पॉइंट पर इंफिनिटी से एक चार्ज लाया जाएगा, यूनिट चार्ज लाया जाएगा और जितना वर्क डन होगी उसके लिए वही क्या होगा, वहां पर का पोटेंशियल होगा। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी से आ रहा है तो किसी ना किसी टाइम यहां पर होगा तभी यहां पे आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो एक जो है से कंसीडर कर लिया पॉइंट जो x डिस्टेंस पर है उस समय Q नॉट है वहां पे, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक लगा रहा है कि तुम मत इधर आओ, रिपेल कर रहा है, तो कूलॉम्स लॉ से होगा इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x। अब देखो एजेंट इसको इधर लाएगा, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन, तो जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, इसका मतलब यही है स्लोली ला रहा है तो एजेंट जो है उसके अगेंस्ट फोर्स देगा, मतलब एजेंट का फोर्स इक्वल होगा बट नेचर अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x²। अब देखो इस जो है से चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना, dx डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा वर्क डन, dWA एजेंट का माइनस एफ ये dx। अब देखो यहां से वैल्यू पुट कर दो एजेंट वाला, अब इसको इंटीग्रेट करनी है मुझे, तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लीजिए, 1/x² रह गया इंफिनिटी से यार dx, dWA WA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट रह जाएगा और x पे पावर +2 ऊपर चला जाएगा -2 dx होगी, इंटीग्रेट कर दोगे तो एक पावर ऐड करो, ऐड करके डिवाइड करो, -1 बाहर आ जाएगा तो WA इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। ठीक है, अब Q नॉट हो गया
और ये आ जाएगा, देखो माइनस तो बाहर हुआ तो प्लस हो गया, 1/x हो जाएगा। तो यहां से डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इंटू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट होगी। 1/इनफाइनाइट निगलेक्ट, जीरो नहीं होगी, मतलब जीरो के करीब होगी, तो उसको हटा देंगे। तो ये जो आया यहां पर डब्ल्यू एजेंट वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई, ये क्या आएगा, यहां पे आर आया, आर बचे। अब देखो यहां पे किसको लाने में, क्यू नोट को लाने में, क्यू नोट को लाने में डब्ल्यू ए, तो यूनिट चार्ज को लाने में चाहिए हमें। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू नोट, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, क्योंकि Q को लाने में W तो 1 को लाने में W बाई क्यू, और 1 को लाने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा। तो क्यू नोट तो कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R हो जाएगी। ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां से चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल। तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v वैरीज 1/r, तो ग्राफ ऐसे जाएगा जो हाइपरबोला की तरह हो जाएगा, टेस्ट टू टच इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब देखो यदि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यदि चार्ज नेगेटिव है तो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी नेगेटिव होगी, फॉर्मूला वही लगेगा। ओके आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज है मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, और उस बहुत सारे पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी। तो क्या करनी है, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज Q1 हुआ, उससे R1 डिस्टेंस है तो पोटेंशियल V1 देगा, ठीक है। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, उसी कॉन्सेप्ट को लगाना। Q2 से निकाल लेंगे Q3 से, बस ये ध्यान देना कि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव लेनी है, बस ये केयर करना है। ओके, तो 3 चार्ज है तो 3 पोटेंशियल होगा, 4 रहता तो 4 होता, 5 रहता तो 5 होता, लिख दूंगा। इसमें से जो जो कॉमन है उसको बाहर कर, तो Q1/R1 Q2/R2 माइनस Q3/R3। चलिए ठीक है, तो इतना, तो ये क्या है, अलजेब्रिक सम लेना है, कहां से, फर्स्ट से लेके एन तक, तो QI/RI हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यानी यहां पर बोला है कि आपको पोटेंशियल लेना है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब देखो बात करते हैं, एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी टोटल जो चार्ज है वो Q है, रेडियस R है, और इस रिंग के एक्सिस पे गए इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल ले, तो हर पार्ट कट करेंगे तो सभी पार्ट की जो डिस्टेंस है कहीं से भी लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ही होगा। तो यहां पर DQ पार्ट कट किए हैं, कहीं भी कट कर सकते हैं, ले जाएंगे तो √R² प्लस x²। तो ऑन द एक्सिस भी एक्सिस लूंगा, छोटा पार्ट से निकाल करके इंटीग्रेट कर दूंगा, छोटा पार्ट से यही, तो ये जो dv होगी, dv वो कितना आएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसको k भी कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, और बाई यार तो डिस्टेंस होगी √R² प्लस x²। इसी को इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेशन जब करूंगा तो सब तो कांस्टेंट है, DQ का इंटीग्रेशन मतलब पूरे चार्ज, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं पूरे चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो √R² प्लस x² होगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते। सेंटर पे लेंगे तो सेंटर पर पूरे चार्ज का डिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R दे सकते हैं,
या नहीं तो सेंटर पे जाएंगे तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो √r² मतलब r ही आएगा। ये इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आगे आता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, the amount of work done in moving a unit positive charge without acceleration from one point to another point along any path between the 2 points is called potential difference। यानी देखिए यहां पर एक जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हुआ, दोनों पॉइंट के बीच क्या किया जाता है, एक चार्ज को ले जाया जाता है। जैसे इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे तो यहां पर पहले लाएंगे फिर यहां पर, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगी इसके बिटवीन VA माइनस VB हो, जिसको क्या लिखोगे डेल्टा V। यहां पर जब A पर लेंगे तो WA/Q0, B पर जब लेंगे तो W/Q0, Q0 एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जो क्या बता रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन। किसको, यूनिट चार्ज को, क्योंकि Q0 से डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट चार्ज बताया जा रहा है। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में जब आता हूं तो देखिए यहां पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है ये दिखाना है। देखो ये मैंने कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट है जो फाइनल पॉइंट है। मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हो। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आया है तो इस पॉइंट के बिटवीन, तो सपोज कर लो चार्ज को जब यहां से यहां तक ले जाता हूं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होती है। तो किसी समय यहां पे चार्ज है जो Q0 है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बनाकर, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगी वो Q0E होगा। Q0E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और फील्ड के डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज पे। जब वर्क डन ले लूंगा तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा आर कॉस थीटा हो जाए। F के प्लेस पे Q0E पुट कर दूंगा, ठीक है इतना लिख दिया मैंने। डेल्टा भी जब लिखूंगा तो नेगेटिव डेल्टा W/Q0। क्यों, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ले जा रहा है, यदि इसको छोड़ देंगे तो ये एक्सेलरेट करके ले जाएगा, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन ले जाएगा। तो विदाउट एक्सेलरेशन तभी जाएगा जब उसको एजेंट बैक साइड फोर्स देगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। अपोजिट डायरेक्शन में देगा मतलब नेगेटिव वर्क डन होगी। अब नेगेटिव वर्क डन होगा तो माइनस डेल्टा W/Q0 किससे, तो एजेंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम किया पॉजिटिव लेकिन मुझे एजेंट का वर्क चाहिए नेगेटिव, तो ये हो गया Q0 से डिवाइड कर दिया, W का डेल्टा W का वैल्यू पुट करूंगा, Q0 कट जाएगा तो E इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, या तो माइनस E डॉट डेल्टा आर कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट से। अब देखो D भी इसको ले लूंगा माइनस E डॉट डी आर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जब लूंगा V फाइनल माइनस V इनिशियल नेगेटिव, E डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करो, या तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू, आ तो लिख सकते हो माइनस DV बाई डी आर, जिसको इसको क्या बोलते हैं DV बाई डी आर, ये रेट है चेंज रेट किसका, पोटेंशियल का, किसके साथ, पोजीशन के साथ, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोजीशन के साथ किसी का भी चेंज वैल्यू निकलेगा तो उसी का पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। वेलोसिटी का निकालोगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर का निकालोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब चेंज रेट किसके साथ, पोजीशन के साथ, चेंज वैल्यू पोजीशन के साथ निकालो, तो ये हो गया। अब इसमें आते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। यदि ए से बी जाऊंगा तो फील्ड के डायरेक्शन में मैं चला, ठीक है,
तो फील्ड के डायरेक्शन में जब मैंने चला तो क्या होगा, 0 डिग्री पर चला, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ई डॉट EDR होगा। इसका मतलब है नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। तो इससे क्या पता चला कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। देखो ऐसा, तो ये हो जाएगा। और यही यदि यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में यदि ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, तो कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो जब जाएंगे तो क्या होगा, कॉस 0 नहीं, अब 90 देंगे, तो 90 देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में VA इज इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री 0, तो इधर 0, तो माइनस में तो उधर प्लस, मतलब VA इज इक्वल टू VB। इससे क्या पता चला कि यदि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है। अब 3D वेक्टर में डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस EX डेल्टा X EY डेल्टा Y माइनस EZ डेल्टा Z होगा। यदि जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और पोटेंशियल वेरिएबल है मिला, तो उस केस में क्या करोगे, EX इज इक्वल टू माइनस डेल VY डेल X, जहां पे Y और Z कांस्टेंट होना चाहिए, अंत तो रखते हैं कांस्टेंट। EY उसी तरीके से X और Z कांस्टेंट रहेगा। EZ इज इक्वल टू माइनस डेल VY डेल, तो X एंड Y कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहां से नेक्स्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता क्या है, सो देखो, ए लोकस ऑफ पॉइंट्स इच इन अ स्पेस दैट ऑल हैव द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे देखिए, एक क्यू पॉइंट चार्ज लिया मैंने, R1 डिस्टेंस लिया, R1 डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब एक स्फेरिकल शेप कंसीडर किया जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला आएगा 1/4πε0 Q/R, यानी कहीं भी निकाल, मतलब ये जो स्फेयर बना, ये जो स्फेरिकल शेप बना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी तरीके से R2 डिस्टेंस ले लीजिए, तो R2 डिस्टेंस पे कहीं भी लीजिएगा जो स्फेरिकल शेप बनेगा, उसकी पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R2 होगी। तो ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यही जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक है। और ये देख रहे हो, यदि पॉइंट है तो क्या बना रहा है, स्फेयर, स्फेयर बना रहा है। अब देखिए आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां से जो चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइज होगी वो कैसे जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। तो इस प्लेन के, इस स्फेरिकल शेप के परपेंडिकुलर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा ऐसा। या नहीं तो आपने देखा कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनेगा, जैसे इस पॉइंट पे जाएंगे इधर के तरफ, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है और फील्ड उसके परपेंडिकुलरली जाएगा, यानी एक्स एक्सिस में फील्ड जा रहा है तो ये जो फेस होगा वो YZ में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करते। फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। देखो पॉइंट चार्ज है, एक स्फेरिकल से, दूसरा स्फेरिकल से, फिर दूसरा डिस्टेंस ले, फिर हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए आगे। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म है, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये बारी बारी से ऐसे खींचाएगा, क्योंकि इस सरफेस जो ऐसे इसे खींचेंगे परपेंडिकुलरली कोई भी पॉइंट लेंगे
फील्ड के, तो वहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है उस केस में, वही बोला जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने पहले बताया कि देखिए यहां पे इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, यहां से यदि आर इंक्रीज कर रहा है तो आर इंक्रीज करेगा तो भी डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज कर जा रहा है उसी डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है, तो पोटेंशियल तो डिक्रीज करता जाएगा। तो वही यहां पर शो किया है कि जो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होती है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल हाई होती है। In a uniform electric field, any plane normal to the field direction is an equipotential surface, जो कि मैंने यहां पे बता रखा है। कोई भी नॉर्मल खींच दीजिए, नॉर्मल प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 बनाता है। तो पोटेंशियल 0 बना लेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही बात। अब देखो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये भी, जिसका नेम है -q + q, जिसका टोटल डिस्टेंस 2d है, लेकिन सेंटर से इधर d हुआ, सेंटर से इधर d हुआ। इससे r डिस्टेंस पे सेंटर से एक पॉइंट m मैंने माना, उसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए देखना है कि इसके सराउंडिंग कितना पॉइंट चार्ज है। तो एक +q है और एक -q, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी bm, जो जानते नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाला bc परपेंडिकुलर डाला। तो ये d है जो हाइपोटेनस है, ये बेस हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बन रहा है, तो ये होगा बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। तो ये जो bm होगा वो लगभग cm के इक्वल होगा एप्रॉक्स। तो cm की जो वैल्यू होगी टोटल r में ये d को माइनस कर दिया, तो bm एप्रॉक्स cm इज इक्वल टू r माइनस d कॉस थीटा। अब उसी तरीके से इसका तो डिस्टेंस मुझे मिल गया, लेकिन अब क्या चाहिए, माइनस वाला से डिस्टेंस चाहिए। तो माइनस वाला से कितना है, am है। तो am के लिए क्या किया गया, फिर देखो इसको आगे खिसका के इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये जो है से हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो ये d है, तो ये होगा d cos थीटा। तो टोटल यहां से यहां तक d cos थीटा, और फिर इधर r है, तो am जो होगा एप्रॉक्स dm होगा, जो r प्लस d cos थीटा हो जाएगा। अब क्या लोगे, ड्यू टू +q चार्ज, पहले +q चार्ज से ले, तो v1 देगा 1/4πε0 q/bm, bm दे दो, तो bm की वैल्यू कितना है, bm r माइनस d cos थीटा है। अगर ड्यू टू -q चार्ज ले लो तो क्या होगा, v2 होगा 1/4πε0 -q/am, तो ये माइनस बाहर कर लीजिए, q/am, am की जो वैल्यू होगा r प्लस d cos थीटा होगा, यहाँ पे d छूट गया है, d cos थीटा होगा। इसको अच्छे से लिख दीजिए, प्लस d cos थीटा होगा, ठीक है। यहां पर भी d cos थीटा छूट गया है, d cos थीटा हो गया। अब देखो दोनों को अब एम पॉइंट पे कंबाइंड करें, तो क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 लिखेंगे, और दोनों का वैल्यू लाकर रखें। अब दोनों का वैल्यू लाके रख दिया, ठीक है। तो एक प्लस है एक माइनस है, 1/4πε0 q बाहर, तो यहां से क्या बचेगा, r माइनस डी कॉस थीटा, r प्लस डी कॉस थीटा, जिसको एलसीएम ले लिया तो r माइनस डी कॉस थीटा कटेगा, r प्लस डी कॉस थीटा, r प्लस डी कॉस थीटा कटेगा, ये जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ तो माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r कट गया, 2d cos थीटा हो गया, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी में इसको कंसीडर कर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो q इंटू 2d cos थीटा, q इंटू 2d p होता है, तो p रख दिया, p cos थीटा इतना। और मान लो फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो r वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0
पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डी को हटा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो भी वैरिज 1 बाई आर स्क्वायर, डाइपोल से जो पोटेंशियल होती है वो भी वैरिज 1 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, नेक्स्ट केस 1 है ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे चाहते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले, तो देखो मैंने अभी बताया कि यदि एक्सिस पे जाएंगे तो डिस्टेंस आर और पी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री बैठा दीजिए फार्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे 0 डिग्री, क्योंकि अभी फार्मूला मिला है पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 0 डिग्री बैठा दिया, कॉस 0 1 हो गया, इतना हो। शॉर्ट डाइपोल रहेगा तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो डी तो हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर हो। एक बात, दूसरी बात, आप चाहते हैं कि हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें, डायरेक्ट एक्सप्लेन करके उस फार्मूला को यूज ना करें, तो सबसे पहले यहां से कितना डिस्टेंस होगा, तो इधर होगा डी, इधर होगा डी, तो ई वाला डिस्टेंस होगा आर माइनस डी, तो एक बार प्लस से निकाल ली और एक बार माइनस से निकालिए पॉइंट चार्ज से, तो इसका डिस्टेंस होगा आर प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। वैसे भी बना सकते। नेक्स्ट, अब देखो केस नंबर 2 है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन में 90 डिग्री बन जाएगा, तो थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट करोगे तो cos 90 जीरो, या तो एक बारी प्लस क्यू से लीजिए, तो इससे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इससे होगा, जितना अमाउंट इसका है उतना ही अमाउंट इसका है, जितना ये प्लस पोटेंशियल देगा उतना ये माइनस पोटेंशियल देगा, तो टोटल पोटेंशियल अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू प्लस क्यू से बना है, जिसका टोटल लेंथ 2d है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d होता है। अब देखो इस पे प्लस पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस पे इधर फोर्स लगेगा, तो इस सिस्टम पे टॉर्क इधर लगेगा, जो कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसका मतलब है एजेंट उसको उल्टा घुमाएगा तभी एंगल बनेगा, तो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क टाउ कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, पी साइन थीटा, तो इसको घुमाएगा तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बोलना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और एंगुलर देखो लिनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। देखिए तो छोटा सा पहले ले लिए डी थीटा, तो छोटा वर्क डन, इंटीग्रेट करेंगे पी साइन थीटा बाहर हो जाएगा। अब देखो यहां से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पी रहेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस में होता है, तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा आया। अब देखो माइनस को प्लस में बदल दो तो थीटा 1 अपर लिमिट बन जाएगा, थीटा 2 लोअर लिमिट बन जाएगा, जब नेचर को चेंज करोगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। और यहां पे देखिए किसी भी डाइपोल को आप रोटेट करिएगा, तो यदि किसी डाइपोल को रखिएगा तो सर्वप्रथम थीटा 1 जो होगी 0 डिग्री, और उसको रोटेट किया जाएगा थीटा तक, तो कॉस थीटा 1 0 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहां पे W इज इक्वल टू आएगा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से ये हो गया W, यानी W इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा आएगा, तो इसका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्योंकि दोनों वेक्टर है P और E और थीटा एंगल पे है, कॉस थीटा लगा है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी हो। अब देखिए आगे नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन हॉलो स्फीयर, यानी आपके पास एक थीन हॉलो स्फीयर आ रहा है और उस थीन हॉलो स्फीयर से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट टाइम एट एक्सटर्नल पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल, यानी इस पॉइंट पे
तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और जिसकी फॉर्मूला होगी एक्सटर्नल पॉइंट पे 1/4πε0 Q/r²। आप चाहेंगे तो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे -EdR, ठीक है, और इसको वैल्यू रख करके इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला देखिए ये आएगा। नहीं तो ऐसे भी सोचिए, टोटल जो है से इलेक्ट्रिक चार्ज इस सरफेस पर है, जो सेंटर ऑफ मास की तरह कंसंट्रेट करें, इसको टोटल चार्ज का सेंटर लें तो यहां पर जिसकी टोटल डिस्टेंस क्या है r है, यानी इसको क्या मान लें, टोटल चार्ज एक पॉइंट सेंटर पे कंसंट्रेट है जो उसका सेंटर है, तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r होगा। r को डिक्रीज करते जाएंगे कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, तो ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दिया, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होगा। एट इंटरनल पॉइंट पे आ जाएंगे तो इंटरनल पॉइंट इधर कहीं होगा, ठीक है, तो जैसे यहां पे इंटरनल पॉइंट पे आओगे तो क्या होगा, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जैसे सरफेस के अंदर आया तो सरफेस पर पोटेंशियल और इंटरनल पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि फील्ड 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी एट इंटरनल पॉइंट तो V इन इज इक्वल टू VS जो 1/4πε0 Q/r होगा। जिसे ग्राफ खींचोगे तो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो सरफेस पर होगा वही इंटरनल होगा, तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और फिर क्या करना शुरू कर देगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, तो ये डिक्रीज करना शुरू कर दिया इस तरीके से। अब देखो आगे, अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इससे भी वही बात है कि ये जो है से नॉन कंडक्टिंग है, मतलब पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो E इज इक्वल टू वही होगा 1/4πε0 Q/r²। फिर वही लगाएंगे dV इज इक्वल टू -EdR, उसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से r तक, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ जाएगा। या तो पूरे चार्ज का सेंटर कहां है, यहां पर, जिसकी डिस्टेंस क्या है r है, इसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे इस पे सेंटर पे, और वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट चार्ज वाला 1/4πε0 Q/r होगी। ऑन द सरफेस आ जाएंगे डिक्रीज करते हुए, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r हो। अब देखिए आगे नेक्स्ट, एट इंटरनल पॉइंट मतलब इनसाइड में आ जाएंगे स्मॉल r पे, तो देखो जब जो है से इन्फिनिटी से मैंने आया, इन्फिनिटी से तो पहले कहां तक आया, कैपिटल R तक, तो इन्फिनिटी टू कैपिटल R, कौन सा केस लगेगा, एक्सटर्नल फील्ड लगेगा, और R टू स्मॉल r कौन सा केस लगेगा, इंटरनल फील्ड लगेगा, और dV इज इक्वल टू -E.dr लगा दें। तो पहले इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक एक्सटर्नल फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस कर देंगे यहां सरफेस से लेके कैपिटल R से स्मॉल r तक, इंटरनल फील्ड लगा के इंटीग्रेट कर देंगे dV का, वो आ जाएगा इंटरनल, दोनों को ऐड करोगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, उसी तरह से चलते चलते सेंटर पे चले जाए, तो एट द सेंटर, ठीक है, स्मॉल r 0, तो क्या हो जाएगा 3r², एक r 2r कट जाएगा, एक r बचे है ना 3/2, तो जो सरफेस पर है ये है, तो सरफेस का 1.5 गुना होता है 3/2 टाइम्स, कहां पर, सेंटर पर, यानी अंदर आने पर इंक्रीज करता गया, सेंटर पे सबसे ज्यादा हुआ, और फिर क्या होगा, सरफेस पर गया, फिर जो है से क्या होगा, देखो सर सेंटर पे ज्यादा, फिर जाएंगे डिक्रीज करते जाएगा, करते भी जाएगा, और फिर और डिक्रीज, हाइपरबोला इनवर्सल इक्वेशन, ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आता है किसके लिए, तो यहां पर कंडक्टर के लिए बात करने वाले, ठीक है। अब देखो इसमें
इनसाइड ये कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये जिसका मेन रीजन क्या है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहां पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। जब तक दे रहे हैं तो जहां पे चार्ज कर रहे हैं वहां पे रहेगा। जैसे ही चार्ज देना बंद कर दिए, उसको चार्ज करने की प्रोसेस को स्टॉप कर दिए, कुछ ही देर में चार्ज उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। देखिए ये स्फेरिकल बॉडी है, इसको चार्ज किया गया, कंडक्टर का चार्ज सरफेस पर है, तो इससे नॉर्मली आउट होता है, नॉर्मली आउट होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मैंने क्या बोला कि ये कंडक्टर है, इसको चार्ज कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, तो सपोज दैट यहां पे चार्ज अभी कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं तो डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक कंडीशन है, और जैसे ही चार्ज देना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तो स्टैटिक सिचुएशन में आ जाएगा, और ये चार्ज यहां पे नहीं रहेगा, ये चार्ज कहां पे हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्टैटिक सिचुएशन होना चाहिए, उसको चार्ज नहीं देना है, कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो सरफेस पर आ जाएगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं हो। 4 नंबर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। देखिए पोटेंशियल की जहां तक बात होती है, तो सपोज कर लेता हूं, ये देखो सरफेस है, सरफेस पे पोटेंशियल Vs और अंदर में पोटेंशियल Vn है, ठीक है। तो अब यहां पे बात करेंगे सरफेस पर और इंटरनल, तो यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर आएगा, जो कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो है। तो डेल्टा V, तो V इन माइनस Vs इज इक्वल टू जीरो, तो V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। यही तो बोला है कि अंदर और बाहर सेम होगा, क्यों, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है। अब देखो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग होता क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। जैसे कोई भी कंडक्टर लें और उसमें कैविटी रह जाए, मतलब खाली जगह रहे, तो जब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज कहां होगा, सरफेस पर होगा, अंदर में चार्ज नहीं होगा, मतलब उस खाली जगह में फील्ड जीरो होगी, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। मतलब हुआ क्या कि जीरो है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा जाता है उस कैविटी में। जैसे देखिए यहां पर एक जो है से लोहे की पिंजरा बना हुआ है, और लोहे की पिंजरा के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इसमें बैठा हुआ आदमी क्या है, सेफ है। क्यों, क्योंकि ये जो है से इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग बना लेता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं जाने देता है, अपने सरफेस पे चार्ज क्रिएट करके उसको बैलेंस कर लेता है, यानी अंदर में नहीं जाएगा। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain part from the effect of an electric field is called electrical shielding. अब आता है डाइइलेक्ट्रिक। यहां पे डाइइलेक्ट्रिक देखो होता क्या है, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है दैट इंसुलेटिंग सब्सटेंस व्हिच गेट्स पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी बोल सकते हो कि ये जो है एक ऐसा मटेरियल है जो पोलराइज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है, लेकिन करंट को पास नहीं होने देता है, वही क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है। देखो एक है फर्स्ट नंबर में पोलर डाइइलेक्ट्रिक, यानी द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड
आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, वो ऐसा डाई इलेक्ट्रिक है जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर होती है वो सेपरेट होती है। देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हुआ, बट यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर है वो तो सेपरेट है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अभी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं है, नेट वैल्यू जीरो बना लेता है। लेकिन वही यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि प्लस वाले फील्ड के डायरेक्शन में और सबका माइनस वाला पार्ट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, जिससे क्या होती है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है सबका एक डायरेक्शन में हो जाता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस समय डज नॉट इक्वल टू जीरो, इस समय जीरो नहीं होता है, और इस समय नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। डाइपोल मोमेंट तो था लेकिन नेट वैल्यू उसका जीरो था। इसमें क्या होता है, जैसे NaCl ये क्या है, प्लस वाला है माइनस वाला है, HCl प्लस वाला है माइनस वाला है, तो ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब देखो सेकेंड आता है जिसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। The dielectric material in which the center of the positive charge and negative charge are coincide are called non-polar dielectric। मतलब बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक है बट उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिफरेंट नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होता है, तो उसको बोला जाता है पर क्या चीज, पोलर की जगह पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जैसे ही इसको फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और इसके नेगेटिव चार्ज के सेंटर पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत जो है सेपरेट सेपरेट हो जाता है, और इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट बना लेता है, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और इस केस में क्या था, नेट डाइपोल जीरो था। तो ये सिचुएशन हो, जैसे O2 ले लो, N2 ले लो, H2 ले लो, ये सब जो देख रहे हो, CO2 ले लो, ये सब जो देख रहे हो सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर, जो आयनिक बॉन्ड से बनेगा, इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर और गेन से बनेगा वो होगा पोलर, और जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा वो हो जाएगा नॉन पोलर। ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट अब देखिए आता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ when a dielectric material is kept in external electric field such that positive charge shift towards electric field and negative charge opposite to the field, then this phenomena is called polarization of dielectric, जो कि मैंने दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंसेंट्रिक, तो अब क्या हुआ, जैसे फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही क्या है, पोलराइजेशन है, क्योंकि नेट फील्ड नेट पोल डाइपोलमेंट आ गया। इसमें भी वही बात था, जिधर तिधर था, लेकिन जैसे ही फील्ड में रखा सब प्लस वाले एक तरफ शिफ्ट हो गए फील्ड के डायरेक्शन में, और सबका माइनस वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यही क्या है, तो पोलराइजेशन है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक को पोलर हो या नॉन पोलर, उसको जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट, पहले तो डाइपोलमेंट जीरो रहता है, इंड्यूस्ड होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। यानी नेट डाइपोलमेंट जो आया पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। यहां पर इसकी SI यूनिट ले लें, SI यूनिट ले लें, SI यूनिट, तो डाइपोल मोमेंट का होता है क्या चीज, कूलॉम और मीटर।
अब वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे आता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब देखिए होता है क्या, व्हेन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए स्ट्रेच इन इट्स मॉलिक्यूल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेजुअली extended a situation arise that electrons leave their molecules, it is called electric breakdown। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मटेरियल को लाके रखे, तो मटेरियल मोलेकुल से बना है, मोलेकुल जो है वो एटम से बना है। अब देखो उसकी एटम में अंदर में क्या रहेगा, ये जो है से प्लस रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है। इसके सराउंडिंग ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियस पे इधर फोर्स देगा और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव पे इधर अप्लाई हो रहा है और ये नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर इंक्रीज करेगा और नेगेटिव पे फोर्स इधर इंक्रीज करेगा, यानी दोनों को खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू आ जाएगी इंक्रीज करने पर, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ऑर्बिट से, क्योंकि प्रोटॉन को बाहर करना संभव नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और ये क्या हो गया, ये आयन में कन्वर्ट। तो यही जो है एक दूसरे से सेपरेट हो गया, यही है ब्रेकडाउन। इसी को ब्रेकडाउन बोला जाता है, ब्रेकअप करवा। अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, which does not electric breakdown when applied on it is called dielectric strength। जैसे देखो अभी मैंने बताया ये पॉजिटिव है जो न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग ऑर्बिट है जिसमें है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है और इस जो है से पॉजिटिव पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इधर अप्लाई हो रही है और ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अब फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे तो पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना बढ़ा देंगे कि वो क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए, जहां तक जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वो अटेंड कर सकता है, रोक सकता है अपने आप को निकलने से, बाहर होने से, ब्रेक होने से, तो वही जो मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जितना उसके पास रोकने की पावर होगी ब्रेक डाउन से। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे एयर है, तो एयर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, किसी भी चीजों से क्रिएट कर सकते हो, तो 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक कर सकते हो। यदि इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ब्रेकडाउन होने लगेगा एयर का मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर देगा, वो आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इतना ही तक आप क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है जिस सिस्टम से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एयर का बाहर निकलेगा मोलिक्यूल से और उसको जाके न्यूट्रलाइज करेगा कि तुम अब ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। या तो किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उस बॉडी से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में क्रिएट कर सकते हैं वो 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आगे आता है यहां पे देखिए कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यानी कैपेसिटी क्या होती है ये बताता हूं। कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी एबिलिटी
किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर की क्या एबिलिटी, कितना वो चार्ज रख सकता है, कितना चार्ज उसमें रह सकता है, वही उसके लिए कैपेसिटी होती है। तो यहां पे द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। या तो दूसरा डिफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटी, और इसका दूसरा नेम है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए ये जो है से एक बॉडी है, कंडक्टर बॉडी, जिसको चार्ज दोगे तो उसकी वोल्टेज इंक्रीज करेगी, चार्ज को डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी उसकी डिक्रीज करेगी, राइज नहीं करेगी। ठीक है, और एक लिमिट तक, जैसे कोई बोतल है, बोतल में पानी डालते हैं, तो पानी डालने से वाटर लेवल इंक्रीज करता है, और एक फिक्स अमाउंट तक वाटर डालते हैं, उसके बाद क्या कर जाता है, वाटर जो है ओवर फ्लो कर जाता है, वाटर जो है ओवर फ्लो कर जाता है। चलिए देखिए, तो यहां पे ये चीजें आती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज वैरिज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो क्यू वैरिज भी होगा, वैरिज को हटाओगे सी आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां पे सी भी हो गया। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई भी हो, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी ये क्या आया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आया, जो क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी हो जाए, रेशियो है कि नहीं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई। तो यहां पर किसी भी जो बॉडी होगी उसकी कैपेसिटी का बेसिक कंसेप्ट चार्ज बाई वोल्टेज होगा। आगे बढ़ता हूं, देखो इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, 1 फैराड इज इक्वल टू चार्ज बाई क्या था, वोल्टेज, तो कूलॉम पर वोल्ट हो जाएगा, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम बाई 1 वोल्ट। यानी किसी बॉडी को यदि 1 कूलॉम चार्ज देते हैं और उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट से राइज करता है, तो वही उसके लिए क्या होता है, 1 फैराड होता है। मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, सबका वैल्यू मैंने लिख दिया। डायमेंशन C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो देखो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता है, तो Q रहने दो, V के प्लेस पे W बाई क्यू, तो Q ऊपर जाएगा, Q के प्लेस पे 80 और इंटू 80 बाई W, W के प्लेस पे ml2 T पे पावर -2, ऊपर लेकर चले जाइए, m पे पावर -1, L है तो L पे पावर ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा, T पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो T पे पावर 4 हुई, A तो A पे पावर 2 हो, तो ये डायमेंशन निकल गया। अब देखो नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो देखो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको मैंने चार्ज किया, तो चार्ज सरफेस पर हुआ, जिसकी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। बेसिक कंसेप्ट C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो Q बाई भी, तो V के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो C इज इक्वल टू ऊपर लेकर चले जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा, ये हो गया। यानी C जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस जितना बड़ा होगा यानी सरफेस उतना ही बड़ा होगा, मतलब चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर करेगा। ठीक है, इसके सराउंडिंग मीडियम है जो एप्सिलॉन आर वाला है, तो Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता, लेकिन एप्सिलॉन आर देना पड़ेगा यार। ठीक है, और इतना साइड कर लिए, C एयर हो गया। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम सराउंडिंग में रखेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जितना एयर में होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर। आगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, या तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है वो देखो, शेप और साइज ऑफ कंडक्टर, जितना बड़ा शेप का होगा, जितना बड़ा साइज का होगा, उसी के अनुसार उसकी कैपेसिटी। एरिया ऑफ कंडक्टर, मीडियम और नियरेस्ट अदर कंडक्टर्स, इन चीजों पर क्या करता है, कैपेसिटी डिपेंड करता है, लेकिन उसके वोल्टेज पर, उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। कहीं कहीं पे दिया हुआ रहेगा चार्ज पे डिपेंड करता है या नहीं, नहीं करता है,
वोल्टेज पर डिपेंड करता है? नहीं, नहीं करता, लेकिन फार्मूला वही है, वही बेसिक है, उसी से निकाला जाता है। अब देखिए, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो पहले से न्यूट्रल है, तो स्टार्टिंग में उसको चार्ज करेंगे तो आसानी से होगा, थोड़ा सा अमाउंट का, लेकिन जब फिर उससे जब जो है से चार्ज करने लगेंगे तो क्या होगा, वो रिपेल करना शुरू कर देगा। जैसे ये सपोज कीजिए न्यूट्रल था, इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर रहे हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज। जैसे ही अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चला तो ये किस चार्ज से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, और तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको चार्ज करने में, वही उसकी स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इनिशियली चार्ज किया Q, जिसकी कैपेसिटी C है, कैपेसिटी को चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, उसके शेप और साइज से मतलब रखता है। तो इनिशियल वोल्टेज कितना हो जाएगी, Q बाई C हो जाएगी। नेक्स्ट चार्ज गिवन कर रहे हैं dq, तो वर्क डन क्या होगा, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। v के प्लेस पे q बाई सी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो 1 बाई सी बाहर, q पे पावर 1, 0 से कैपिटल Q तक, तो dw का w 1 बाई सी, पावर ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो 0 से कैपिटल Q तक, w इज इक्वल टू 1 बाई सी 2 हो गया, q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया वर्क। यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। तो 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू के जगह पे क्या रखोगे, सी स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी सी कट जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर, फिर यही क्या होगा, सी इंटू भी, तो सी भी क्यू हो जाएगा, भी रहे, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यानी चार्ज रहेगा, कैपेसिटी रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लगाएंगे। यदि कैपेसिटी रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लगाएंगे। यदि चार्ज रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे देखिए, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर, यानी दो कंडक्टर है जो अभी बिफोर है, यानी शेयर अभी नहीं कर रहा है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी वोल्टेज V1 है, इसकी वोल्टेज V2 है। तो इनिशियली प्रोसेस समझिए, इसकी चार्ज होगी C1 V1, इसकी चार्ज होगी C2 V2। इस सिस्टम की टोटल जो एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट का होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, सेकेंड का हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटी और वोल्टेज है इसलिए। अब देखो, आफ्टर इन दोनों को एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो रूल है कि जिसका हाई वोल्टेज होता है उससे चार्ज लो वोल्टेज में जाने लगता है, जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, वो स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बन गया। तो भी हो गया कॉमन पोटेंशियल, कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो, तो कॉमन पोटेंशियल पहले बना लिया, तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। देखिए, टोटल चार्ज बदलता नहीं है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया है, जो पहले सिस्टम का टोटल चार्ज था वही टोटल चार्ज अभी है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, तो Q1 C1 V1 Q2 C2 V2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए, न्यू चार्ज क्या होगा, Q1 डैश तो C1 भी, न्यू चार्ज जैसे इस पर लो तो C1 भी होगा, इस पर C2 भी होगा, दोनों का रेशियो निकालोगे, भी कट जाएगा, C1 बाई C2 होगा। यानी न्यू चार्ज का रेशियो कैपेसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। ट्रांसफर्ड चार्ज, तो पहले चार्ज कितना था इस पर, Q1, अब क्या हुआ, Q1 डैश हुआ। मान लो पहले था 8 माइक्रोकूलम, अब हो गया 6 माइक्रोकूलम, तो कितना ट्रांसफर हुआ, पहले वाला 8 है, अभी बच रहा है 6, यानी 2 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ। तो कैसे देखा, तो इनिशियल में फाइनल को आपने माइनस किया, ठीक है। अब देखो यहां से माइनस कर दिया, तो C1 V1 माइनस C1 भी के प्लेस पे क्या करोगे, कॉमन पोटेंशियल पुट करोगे, जो कितना है कॉमन पोटेंशियल, यहां पे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस
C2। अब जैसे पुट करोगे, ठीक है, तो यहां पर पुट कर देना है और ये पुट करोगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे। देखो V का वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करके इतना आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं। अब आता है लॉस एनर्जी, क्योंकि चार्ज जब ट्रांसफर होगा वायर से जाएगा तो हीट एनर्जी डेवलप होगा। तो लॉस एनर्जी पूछा जाएगा किसमें जाता है, तो बोलना है हीट एनर्जी। कितना होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां से इनिशियल तो इतना दे रखा, फाइनल लेना है तो इसकी एनर्जी हाफ C1 V², इसकी एनर्जी होगी हाफ C2 V²। तो हाफ और V² कॉमन, हाफ और V² कॉमन, तो C1 प्लस C2। अब इसको V² है तो V का वैल्यू पुट करोगे C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो इतना आएगा लॉस एनर्जी। और पूछा जाएगा लॉस एनर्जी किसमें जा रहा है, तो बोलना है वो एनर्जी जा रहा है हीट एनर्जी में। ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप टू मेक ए न्यू ड्रॉप। देखिए यदि यहां पर आइडेंटिकल छोटा छोटा ड्रॉप इससे मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बना, ठीक, तो इसकी जो है से एक होती है कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा, तो न्यू कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू n पर पावर 1/3 इंटू C होगा। और यदि वोल्टेज की बात करेगा, स्टार्टिंग में ईच ड्रॉप का वोल्टेज भी रहेगा, और जो बिग ड्रॉप बना उसका वोल्टेज V डैश हुआ, तो V डैश इज इक्वल टू n पे पावर 2/3 इंटू V होगा। ये चीजें आ जाएगी। अब देखो आगे, अब आता है कैपेसिटर, इसका दूसरा नेम है कंडेंसर। कैपेसिटर या तो इसका नेम है कंडेंसर। जो देखिए इसकी स्टोरी क्या है, तो ये जो है किसी कंडक्टर के बिना शेप और साइज को बदले हुए उसकी एनर्जी को जो इंक्रीज कर दे वही कैपेसिटर है या फिर कंडेंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। यानी दो कंडक्टर लो, उसको एक कॉम्बिनेशन बनाओ ऐसा कि दोनों को एक दूसरे से क्लोज रखो लेकिन कांटेक्ट में नहीं रखो। कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर सेकंड दोनों को मैंने रखा, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव नेचर की होती है, जिससे सिंबल क्या बनता है, ये देखो, ये है कांस्टेंट कैपेसिटी का और ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटी का। यानी ये क्या करते रहेगा, वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटी का है। अब देखो आता है अर्थिंग। अर्थिंग में देखिए, अर्थिंग का ये सिंबल है, किसी को भी अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो वो जो है से पोटेंशियल जीरो बना देगा, क्योंकि अर्थ एक ऐसी बॉडी है जिससे चाहोगे तो जितना चाहोगे उतना इलेक्ट्रॉन ले सकते हो और जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उतना अर्थ गेन कर। तो मान लो एक पॉजिटिव बॉडी है और इस पॉजिटिव बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, तुरंत जो है से इलेक्ट्रॉन अर्थ से रिलीज होने लगा, निकलने लगा और जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा आफ्टर सम टाइम। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज का कोई बॉडी है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ जो है से उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगा और कुछ ही देर में उसको न्यूट्रल बना देगा। यह हो गया। अब देखो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देखिए किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी Q/V होती है। अब देखो यदि ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकेंड है कैपेसिटर, तो प्लस क्यू इसको दिया तो इस पर नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इससे पॉजिटिव हो। तो यहां पर इस प्लेट पर यदि पोटेंशियल लें तो खुद का तो पॉजिटिव होगा और ई क्या देगा, नेगेटिव देगा, और ई क्या देगा, पॉजिटिव। इन दोनों का लगभग तो वैल्यू मिलकर के जीरो बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसका वोल्टेज होगी यानी भी होगी। अब जैसे ही इसको अर्थ हेड कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो ये जो पॉजिटिव था उसको जाके ये न्यूट्रल बना दिया। तो अब यहां पर पोटेंशियल दें तो ये तो खुद का प्लस वाला रहेगा और ये क्या देगा, खुद का यहां से जो देगा वो माइनस में देगा। तो यहां पर पोटेंशियल जितना पहले था उसमें से ये वाला क्या कर रहा है, निगेटिव दे रहा है, उसको मतलब घटा रहा है मतलब कम कर रहा है। तो अब पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसी पोटेंशियल कम होगा
वैसे ही कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब यही प्रिंसिपल है कि जब इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो तुरंत क्या होगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो बिना शेप और साइज बदले यहां पर कैपेसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ अर्थिंग देने से। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर है, और सबसे कम ना के बराबर पूछा जाने वाला जो है वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, जो दो पैरेलल प्लेट को क्लोज रख करके डी डिस्टेंस पर, इसका प्लेट एरिया ये है ना, उससे बनाते हैं। अब देखिए ये कैसे आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देखिए एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, जिसको चार्ज दे रहे हो वो फर्स्ट प्लेट होता है, जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है, जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, वो होता है सेकेंड प्लेट जो अर्थेड होता है। अब देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस d है, चार्ज गिवन q है, तो इस प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो प्लस से माइनस की तरफ होगी, जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा, जो q बाई एप्सिलॉन नोट ये होगा, क्योंकि सिग्मा के प्लेस पे q बाई एरिया। ठीक, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो v वोल्टेज, v प्लस और माइनस v माइनस, जो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इतना होगा, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा से। देखो तो ईडी हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दो, ईडी लगा दिया मैंने, और ई के प्लेस पे और डी मल्टीपल कर दिया। सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी आएगा, तो क्यू रहने दो, भी का वैल्यू दे दो, क्यू इंटू डी, और बाई एप्सिलॉन नोट ए, एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगी, सो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए, और बाई क्या आएगा, डी आएगा। ये हो गया कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब, जब इसके बिटवीन क्या रहेगा, एयर रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो व्हेन ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी ये दोनों प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम मैंने इंसर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर है, इसकी सेपरेशन कितना है, डी है, प्लेट एरिया ये है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव टू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर लगाए, यानी क्यू बाई ये होगा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो V प्लस माइनस V, तो ED होगा, तो E का वैल्यू रखिए, D से मल्टीपल कीजिए, तो C इज इक्वल टू, यानी अभी क्या है, मीडियम है, यानी C मीडियम, तो क्या लिखोगे, यहां पे Q और बाई V का वैल्यू QD, नीचे से ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए आएगा, क्यू कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, यहां पे आएगा सी मीडियम, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए और बाई डी, ये हो गया यहां पर कैपेसिटी, और यहां से सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर बाहर हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा सी एयर, सी मीडियम ये आएगा एप्सिलॉन आर इनटू सी एयर, यानी एयर की जो कैपेसिटी हो, एयर वाला जो कैपेसिटी हो, उसमें जब मीडियम डालेंगे तो एप्सिलॉन आर से सिर्फ मल्टीपल हो जाएगा, मतलब मीडियम डालने से इंक्रीज कर जाएगा, ये बात याद रखें। नेक्स्ट, अब देखिए व्हेन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए ये दोनों प्लेट है कैपेसिटर का, जिसकी सरफेस एरिया ए है, इसको अर्थेड कर दिया सेकेंड प्लेट को, ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस।
इसके बिटवीन फर्स्ट मीडियम डाला T1 थिकनेस का, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है। दूसरा मीडियम T2 थिकनेस तक एप्सिलॉन 2 है। तीसरा T3 तक एप्सिलॉन 3 है। यहां पर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे E2, यहाँ पे E3। तो इस मीडियम के लिए वोल्टेज V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3 होगा। तो E1 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A होगा। तो वोल्टेज जब लोगे तो V1 इज इक्वल टू E1 T1। अब देखो यहां से E1 के प्लेस पे E1 पुट कर दीजिए, हो गया। E2 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 होगा, क्योंकि 2 मेटेरियल मीडियम का है A। तो V2 इज इक्वल टू E2 इंटू T2, तो रख दो वैल्यू। थर्ड में जाओगे एप्सिलॉन 3 लगा देना होगा, और V3 में इतना। तो अब C इज इक्वल टू Q बाई V होगा, है ना। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, V1 प्लस V2। V1 के प्लेस पे इसका वैल्यू, V2 के प्लेस पे इसका, V3 के प्लेस पे इसका पुट कर दिया। अब यहां पर बात यह रहा कि यदि यहां पर C ले लूं तो देखिए Q Q Q कॉमन लेंगे, कट जाएगा, कट गया। एप्सिलॉन नोट A कॉमन ले लूंगा सबसे, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नोट A बाई में क्या होगा, T1 बाई एप्सिलॉन 1, T2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन 3। जितना मीडियम रहेगा उतना लेकर चले जाएंगे n तक। 3 तक है तो 3 तक ही सिर्फ लिखे। हो गया ये हो गया बात। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आता है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी आपने एक देखा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन D है, इसके बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका कांस्टेंट K है और थिकनेस T है। तो इतना तक डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा हुआ पार्ट में कौन है, एयर है। कितना पार्ट बच रहा है, टोटल D में इसको माइनस कर दो तो D माइनस T। इसकी एप्सिलॉन 1 देखो, एयर का 1 हो गया। सेकेंड मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, T है, थिकनेस E2 K है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A T1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट A T1 का वैल्यू D माइनस T बाई 1 प्लस T बाई K। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से D रहने दो, माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहां से माइनस टी, तो यहां से 1 बचेगा। यहां से माइनस टी प्लस में है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अंदर ले जाओ, ये हो। अब देखो इसी तरीके से इस वेन ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी जहां पे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा था वहां पे अगर मेटल लाके डाल रखा है तो मेटल के लिए K का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो फॉर्मूला तो यही होगा T थिकनेस वाले के। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A रहेगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, D माइनस टी और इंटू 1 माइनस 1 बाई के का वैल्यू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी नेगलेक्ट खत्म हो जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई D माइनस टी होगा। और यही यदि रहे थीन मेटल, ठीक है, प्लेट, तो इस केस में D वेरी वेरी ग्रेटर देन T हो, क्योंकि T बहुत पतला है तो T हटेगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई T हट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मेटल प्लेट डालिए पतला सा या नहीं डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेटल प्लेट नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन नोट A बाई T। और पतला मेटल प्लेट है फिर भी वही आ रहा है, मतलब नो चेंज। जितना पहले था विदाउट मेटल उतना है थिन मेटल प्लेट रहने पर भी। नेक्स्ट, अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर आता है जिसमें कंडीशन 1 है कि आप जो है से आउटर स्फीयर को अर्थिड कर। जब आउटर स्फीयर को अर्थिड कर रहे हो तो यहां पर क्या आएगा, देखो फर्स्ट देखो इनर स्फीयर एक और आउटर स्फीयर जिसकी रेडियस b है अर्थिड कर दिए। जिसको अर्थिड किए उसके अंदर वाले को ये चार्ज दिए तो प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया, और बाहर प्लस क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला न्यूट्रलाइज कर देगा। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए तब कैपेसिटी निकलेगा। तो V1 यहां पर लीजिए, तो एक बार इस स्फीयर से
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, क्योंकि इसी के सरफेस पर है और इस स्फीयर के लिए अंदर वाला बिंदु, अंदर वाला पॉइंट है, तो जितना इसके सरफेस पर होगा उतना ही जो है से इंटरनल पॉइंट पर होगा। तो सरफेस पर ले लो, वही अंदर होगा, लिख दिया। अब दोनों को क्या किया, कॉमन कर लिया, इतना बचा। ए बी एलसीएम ले लिया, चलिए ठीक है, V1 निकल गया। अब V2 ले लोगे तो V2 की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर होगी, तो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट और इसके लिए सरफेस का पॉइंट, तो इसके लिए एक्सटर्नल कितना डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर, और इसके लिए सरफेस पर, तो दोनों को ऐड करोगे 0 बना लेगा, V1 माइनस V2 इतना आएगा, वही वाला वैल्यू आएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो Q रहने दीजिए, V के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो, ये Q होगा, और B माइनस ए और बाई ए बी, क्यू कट जाएगा, ऊपर लेकर चले जाओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, ए बी बाई बी माइनस ए होगा, ये आ गया कैपेसिटी। लेकिन यही यदि इनर यदि अर्थेड करोगे तो आउटर वाले को सरफेस दोगे तो कुछ पार्ट सरफेस पर रहेगा, कुछ पार्ट अंदर रहेगा, इंटरनल निगेटिव हो गया। अब देखो सी, देखो ये माइनस और ये प्लस मिलके एक कैपेसिटर जो बना रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, और ये जो प्लस वाला है वो सिंगल बच चुका है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इतना वैल्यू आउटर के लिए। अब आता है थर्ड में है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए इस सिलेंडर की लेंथ एल है, एक अंदर वाला लेयर है और एक बाहर वाला सिलेंडर है, बाहर वाले को अर्थेड कर दिया गया, तो अंदर वाले को प्लस चार्ज दिए तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से माइनस हुआ, बाहर में पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया, चलिए न्यूट्रल बना दिया। अब क्या करना है कि इसके आर डिस्टेंस पर फील्ड लोगे तो इस बाहर वाले से तो 0 होगा, अंदर वाले के एक्सटर्नल पॉइंट है तो फील्ड होगी। सिलेंड्रिकल से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट यूज करोगे, ई डी आर माइनस पोटेंशियल डिफरेंस का डीवी वैल्यू रख दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो इनिशियल टू फाइनल रह रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस में आ रहा है, अब बदल देंगे तो प्लस में आ जाएगा, इतना आ जाएगा। C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू का वैल्यू रख देंगे, इसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी आता है। एनर्जी डेंसिटी क्या, एक देखो कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन D, इसके एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर एनर्जी डेंसिटी निकालना है इसका, तो एनर्जी डेंसिटी यू, एनर्जी डेंसिटी यू, एनर्जी बाई वोल्टेज, सॉरी वॉल्यूम, तो क्या है एनर्जी क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा एडी, ठीक है। अब देखो एडी वॉल्यूम होगा, अब यहां से हाफ सी, सी के जगह पे देखो एनर्जी के जगह पे हाफ सी वी स्क्वायर, सी के जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, तो वोल्टेज होगा ई इंटू डी, तो ई इंटू डी तो उसका स्क्वायर बाई वोल्यूम, ये कट गया, डी डी कट गया, अब यहां से एक डी से एक डी और कट गया, तो ये एप्सिलॉन यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखो आता है फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट जो फील्ड क्रिएट किया, ये नंबर प्लेट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसके फील्ड में कौन है, नेगेटिव प्लेट है, और ये जो नेगेटिव वाला प्लेट, बी वाला प्लेट यहां पे फील्ड क्रिएट किया, ये भी इसके फील्ड में कौन है, ए नंबर प्लेट। अब देखो तो दोनों के द्वारा जो फील्ड क्रिएट होगा वो इक्वल होगा क्योंकि चार्ज सेम है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस प्लेट ए पर फील्ड बी फोर्स लगाएगा, किधर पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट पर फोर्स लगाएगा कौन, ए वाला फील्ड, ए वाला जो किधर देगा, नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, बी पर ए लगा, ए पर बी लगा, देखो फॉर्मूला लगाओ क्यू ई है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों पर इक्वल होगा, है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैसा,
तो अट्रैक्शन। फोर्स लगा दी, ए पर बी लगाया, क्यू ई बी दे दिए, बी पर लगाएगा कौन फील्ड, ए वाला, चार्ज इनटू फील्ड। नेक्स्ट, अब देखो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, जिसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एक कैपेसिटर के एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से अटैच करते जाते हैं रेगुलर वे में, तो वही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी दो कैपेसिटर लिया, वही वोल्टेज से ऐड कर दिया, जैसे यहां से चार्ज जाएगा तो सभी पे इक्वल चार्ज जाएगा। तो खास बात यह है कि यदि आपको सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो देखना सभी पे इक्वल चार्ज जा रहा है, तो समझ लेना सीरीज है ना। अब देखो एक का माइनस दूसरे का प्लस से अटैच है तो पर भी सीरीज है, ठीक है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 और V2 में, तो पहले V1 लो तो Q बाई C1, V2 लो तो Q बाई C2। टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। Q कॉमन कर लीजिए तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, Q नीचे आ जाएगा तो V बाई Q, Q बाई भी C होता है तो V बाई Q 1 बाई C होगा, सीरीज में होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। सीरीज में लिखोगे तो CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। यदि दो कैपेसिटर सीरीज में रहे तो बेसिक कंसेप्ट ये यूज करना। फॉर n कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई CN। उसी तरह से फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेगा n तक, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू ऐसे n तक, तो n बाई C, तो CS इज इक्वल टू C बाई n हो जाएगा, C बाई n हो गया। नेक्स्ट, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी मैंने दो कैपेसिटर लिया C1 और C2 लिया, जिसको एक प्लेट को एक दूसरे को एक प्लेट को एक पॉइंट से, फिर दोनों के सेकेंड प्लेट को एक अदर पॉइंट पे कनेक्ट कर और भी वोल्टेज मैंने अप्लाई किया। यहां से भेजा Q चार्ज, इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2। अब क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज सेम, इन दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, जिसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से Q1, तो Q1 क्या होगा, V वोल्टेज, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज सेम है V, इसके लिए भी V, इसके लिए भी V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, V कॉमन कर लीजिए तो V नीचे आ जाएगा Q बाई V, C1 प्लस C2, तो Q बाई V टोटल चार्ज बाई टोटल वोल्टेज यानी टोटल कैपेसिटी यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आपने क्या देखा, सीरीज में उल्टा कर रहा था और यहां पर डायरेक्ट ऐड कर रहा था, तो इसलिए बात कंफर्म हो गया कि सीरीज में मिनिमम कैपेसिटी मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम यानी मिनिमम कैपेसिटी बनाना हो तो सीरीज में जोड़िए, और मैक्सिमम कैपेसिटी बनाना हो डायरेक्ट ऐड में निकालना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल मैक्सिमम, सीरीज मिनिमम, सीरीज में चार्ज इक्वल और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल। फॉर n कैपेसिटर C1 प्लस C2 डॉट 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 n तक, और वही यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेगा तो n तक ऐड कीजिए जो NC हो जाएगा, यानी नंबर से। देखिए एक खास बात, पैरेलल में इक्वल है, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सीरीज में इक्वल है, नंबर से एक कैपेसिटर में डिवाइड कर दो कैपेसिटी। अब देखो आता है यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसमें इंड्यूस्ड चार्ज निकालना। तो सबसे पहले देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका चार्ज Q है ना, वो इन दोनों प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लेट डालने से पहले फील्ड क्रिएट किया E नोट, जो Q बाई एप्सिलॉन नोट ए होगा। जैसे यहां पर डाइलेक्ट्रिक डाला तुरंत ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बन गया, तो ये अपने अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ उससे क्या हुआ, एक फील्ड क्रिएट किया E डैश। तो E डैश किस चार्ज से, Q डैश से, Q डैश बाई एप्सिलॉन ए। अब दो फील्ड क्रिएट हो गया, एक बाहर में है E नोट, अंदर में है E डैश, ठीक।
तो मीडियम डालने से जो नया फील्ड जनरेट हुआ वो क्या हुआ, Q बाई एप्सिलॉन नोट के ए। तो मीडियम की जो फील्ड होगी वो नेट फील्ड होगी, तो ई नोट में ई डैश को माइनस कर, ई नोट माइनस ई डैश, तो ई मीडियम Q बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, के इसका Q बाई एप्सिलॉन नोट है, Q डैश इधर आ जाएगा, तो Q डैश रहने दीजिए, बाई एप्सिलॉन नोट ए रहेगा, Q और बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू 1 बचेगा और माइनस 1 बाई के होगा। तो यहां से जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो, एप्सिलॉन नोट ए कैंसिल, तो यहां से Q डैश आएगा, Q डैश का मोड आएगा इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के आएगा, 1 माइनस 1 बाई के आएगा। तो यही क्या आ गया, यहां इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। जो इंड्यूस्ड हुआ चार्ज डाइलेक्ट्रिक डालने से उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, व्हेन ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। तो अभी बिफोर कंडीशन है स्लैब को डाल नहीं रहे, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है जिसकी फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा, और अभी उसको सेल से अटैच किए हैं जिसकी वोल्टेज V है, तो इसकी चार्ज Q होगी, जो Q इज इक्वल टू सी भी होगा, इनिशियल एनर्जी अभी हाफ CV स्क्वायर होगा। अब देखो प्लेट को इंसर्ट करना, तो प्लेट को इंसर्ट करने के लिए दो केस आ रहा है। एक केस आएगा जिसको बोला जाएगा कि सेल को कनेक्ट रखो डाइलेक्ट्रिक डालो, एक होगा कि सेल को डिस्कनेक्ट कर दो, अभी चार्ज तो हो रहा है, चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, अब क्या है कि उसको डिस्कनेक्ट कर दो सेल को, तब प्लेट डालो। तो यहां पर केस है, सबसे पहले व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए सेल देन वर्क डन, माने सेल के जो है से कनेक्शन रखेंगे, कनेक्ट रखेंगे और तब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। चलो ठीक है, तो अब देखो नया कैपेसिटी, नया चार्ज, नया वोल्टेज। तो सबसे पहले कैपेसिटी एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी पहले से C था, के मल्टीपल। अब देखो वोल्टेज भी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वोल्टेज मेंटेन कर रहा है वही सेल, वही सोर्स, सोर्स नहीं बदल रहा है तो वोल्टेज भी नहीं बदलेगा। यानी सेल कनेक्ट रहे और डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वोल्टेज वही, न्यू चार्ज Q डैश C डैश V डैश, C डैश क्या होगा के सी, V डैश V हो गया, तो K रहने दो, CV का वैल्यू Q, तो KQ। फाइनल एनर्जी हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, हाफ C डैश का वैल्यू KC, V डैश का वैल्यू V स्क्वायर, तो हाफ KC V स्क्वायर। W का मतलब यहां पर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या आएगा हाफ, और ये आएगा KCV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, K माइनस 1, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर इंटू K माइनस 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब आता है व्हेन ए कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू ए सेल देन वर्क डन, यानी अब जो है से सेल वही है, सॉरी कैपेसिटर वही है, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं लेकिन सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सेल डिस्कनेक्ट रहेगा तो उस केस में रिमेन्स कांस्टेंट होगा चार्ज, क्योंकि ना तो अब इस प्लेट को कोई चार्ज देने वाला है ना तो चार्ज लेने वाला है। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ रहा है तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गया, लेकिन चार्ज कब बढ़ेगा जब कोई चार्ज देने वाला सोर्स रहेगा, लेकिन कोई चार्ज देने वाला सोर्स नहीं, तो अब तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट रह गया। C डैश KC होगा, V डैश Q डैश बाई C डैश, क्योंकि अब जो वोल्टेज होगी वो यहां पर बदल जाएगा, जो V डैश होगा, तो Q डैश बाई C डैश, Q डैश Q होगा, C डैश KC होगा, Q बाई C V होगा पहले वाला, तो V बाई K। फाइनल एनर्जी हाफ C डैश V डैश स्क्वायर,
तो सी डैश के सी वी डैश स्क्वायर वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के से एक के कट जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर बाई के, और W इज इक्वल टू होगा यहां पर फाइनल, फाइनल कितना आएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर बाई के आएगा माइनस हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, यानी इनिशियल वाला। सो यहां पे W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 1 बाई के और माइनस 1 आएगा। तो ये क्या आ गया, W आ गया, यानी वर्क डन आ गया। यानी दोनों केसेस में कनेक्ट रहेगा तो और डिस्कनेक्ट रहेगा तो ये रहा सेकेंड चैप्टर का वन शॉट, ये समाप्त होता है।